जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर एनसीईआरटी का पार्ट 2 लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोग को सब पसंद आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ना अम्ल किसे कहते हैं, ना स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। क्षारक कड़वा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो मेन टॉपिक होता है दोस्तों वही पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। कब? जब आप इसे गहराई से पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसलिए किताब जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसी का चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं कि जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो दोस्तों है इसमें वर्णन है दोस्तों। पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान होता है, क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण ऐसा होता है। यदि पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन ये रहता है कि क्या आप देंगे। तो दोस्तों उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं और आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो दोस्तों, आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसमें एक ट्रिक था दोस्तों कि ABR यानी ए क्या करेगा, नहीं एसिड क्या करेगा ना, ब्लू को रेड कर देगा, यानी नीला को लाल कर देगा। तो यहाँ वास्तव में दिख रहा है कि नीला को लिटमस पत्र को क्या कर देता है ना, लाल कर देता है। कौन? अम्ल। तो बस यही याद रखिएगा ट्रिक, अम्ल का ट्रिक यही होता है ABR, ठीक है। और ये पूछा ही जाता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है या लाल को नीला करता है, तो अम्ल याद रहेगा। तो याद रखिएगा कि अम्ल जो है हमेशा अम्ल क्या करेगा ना, अम्ल जो है वह ब्लू को लाल कर देगा, ठीक है। बस यही याद रखना है और यह एग्ज़ाम में पूछेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, क्षार का स्वाद कैसा होता है? ये कड़वा होता है, ये क्लास 9 में पढ़े होंगे। और यह लाल जो है लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके लिए ट्रिक क्या होता है ना, BRB। ट्रिक क्या होगा दोस्तों ना, BRB यानी यह बेस जो है रेड को ब्लू कर देगा, यानी लाल से क्या करेगा ना, नीला करेगा, ठीक है। बस इसमें भी यही ट्रिक याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इस प्रकार हल्दी जो होता है भी एक ऐसा सूचक है। हल्दी क्या है ना, एक प्राकृतिक सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग जो है वह भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल में धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग हो जाता है। अम्ल और क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनाल्फ्थेलिन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार के लिटमस पत्र का उपयोग करके जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ दोस्तों, ये इसमें पूछता है, इसलिए इसका भी अध्ययन करना ज़रूरी है। इसमें यह पूछा जाता है दोस्तों कि क्या आप जानते हैं, यानी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या लिटमस विलयन जो होता है बैंगनी को क्या कर देता है, रंजक होता है, जो थैलाफाइट समूह के लिचेन यानी पौधे से निकलना जाता है और प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है
और ना ही क्षारीय। यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे फूलों की रंगीन पखुड़ियाँ किसी विलय में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। ये याद रखना इसमें ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ना अम्ल और क्षारक के गुण, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना है इसमें, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको भी याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। ये पूछा जाता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ना, HCl होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल 2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH का होल 2 होता है दोस्तों, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन के नमूने एकत्र कीजिए, यानी इसको एकत्र करके एक क्रियाकलाप के माध्यम से आप इसका परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि अम्ल में H होता है हाइड्रोजन, HCl, जैसे HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो H उसमें H उपस्थित होगा ही, इसलिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है। अब यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है, अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ हार्ड नहीं होता है कि जो RHS में रहता है वो LHS में रहना चाहिए, यानी LHS में जो रहेगा उसको RHS में रहना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले जांच करते हैं कि किस में क्या है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में एक फिक्स है, रहेगा ही, ठीक है। केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो आपका इसका जो है ज्ञान होना ज़रूरी है। बैलेंस करने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें देखेंगे कि पहले क्या है, ठीक है, इसमें देखना है। तो यहाँ देखते हैं Na की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ भी Na की संख्या 2 है, सोडियम 2। अब यहाँ O की संख्या 1 है, यहाँ भी O की संख्या 1 नहीं है, O के आगे यहाँ 2 है, यानी O की संख्या कितना हो गया, 2। तो यहाँ भी O की संख्या 2 है। अब यहाँ दोस्तों Zn यहाँ 1 है, तो यहाँ भी Zn 1 है। अब यहाँ H के आगे 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो यह 100% जो है वह बैलेंस है, ठीक है। तो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वह जिंक से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन में दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट इस इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट को, जब सोडियम कार्बोनेट को HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा ना, NaCl बनेगा और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा दोस्तों। चलिए इसका भी जो है देखते हैं कि क्या है इसमें, यानी यह समीकरण जो है संतुलित है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि नाइट्रोजन यहाँ Na कितना है ना, सोडियम यहाँ 2 है, तो ये यहाँ Na के आगे 2 है, यानी सोडियम यहाँ भी 2 है। क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन की संख्या दोस्तों 2 है, क्योंकि Cl के आगे 2 है, मतलब 2 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना है ना, 2 है, तो यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 3 है दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं 1 और यहाँ हो गया 2, 3 हो गया। कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यानी 100% जो है वह इक्वेशन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका जांच कर सकते हैं। बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है कि संतुलित कैसे करें, ठीक है। तो संतुलित करने का तरीका यही होता है, आप जो है गिन के LHS में और RHS में देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि समान है कि नहीं। अब इसमें भी देखते हैं कि क्या होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl यानी नमक बनेगा और जल बनेगा और क्या बनेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है।
तो यहाँ Na की संख्या कितनी है दोस्तों, तो Na की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। यहाँ Cl कितना है, 1 है तो यहाँ भी 1 Cl ही है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है तो 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 है दोस्तों। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो यहाँ 2 और 1 यहाँ 3 हो गया दोस्तों। कार्बन की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार से आप परीक्षण कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, और इतना करने से आपका गारंटी रहा हर क्वेश्चन आप इजी बनाएंगे। लेकिन आपको हर बार परीक्षण करके देखना पड़ेगा, और आप नित्य हर बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ठीक है। और यह प्लस पॉइंट होगा। प्लस पॉइंट का मतलब ये हो गया दोस्तों कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देता है, और आप इस तरह क्वेश्चन को बना लेंगे और अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक इक्वेशन ही पूछा जाता है इस चैप्टर में, पहला और दूसरा दोनों में इक्वेशन पूछा ही जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार से लेके आएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा दोस्तों। अब है ना, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी संगमरमर, और जल जो है मुक्त करेगा, ठीक है। तो ये भी आप बैलेंस करके देख सकते हैं। बैलेंस करना हर बार ज़रूरी है, ठीक है। आप क्या है ना, हर बार क्वेश्चन जो है नया नया देखिएगा तो आप इजी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर से इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है तो 4 उधर होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1, 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ भी 2 हो गया। तो यहाँ 100% इसमें बैलेंस है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट को जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा ना, CaHCO3 का होल 2 बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन दोस्तों कि चूना पत्थर, जैसे लाइम स्टोन कहते हैं दोस्तों, चूना पत्थर को क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, खड़िया यानी चौक, संगमरमर को मार्बल, और कैल्शियम कार्बोनेट की विधि के रूप में सभी का धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है दोस्तों, ठीक है। क्रियाकलाप आप लोग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन है दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl का मतलब हो गया दोस्तों नमक बनता है और जल बनता है, ठीक है। तो इसमें भी वेरिफिकेशन करना है कि यह वास्तव में सही है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, Na की संख्या कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ भी Na की संख्या 1 ही है। अब यहाँ H की संख्या कितनी है ना, 1, और यहाँ 1, 2 है तो यहाँ भी 2 है दोस्तों। और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, यहाँ भी 1 है। तो आप देख रहे हैं दोनों तरह से जो है वह समान है, RHS में और LHS में, दोनों में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी जब क्षारक और अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, क्षारक और अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, ठीक है। अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। इसमें फिर से दिया हुआ है, आप इसको फिर से कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट है दोस्तों, आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीले हरित हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, इसमें भी कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। धातु ऑक्साइड को जल से अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनता है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों कि जब क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त करता है, उसे धातु ऑक्साइड की क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन अगर पूछे तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, प्रश्न का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बुक का अध्ययन करना है, जो कि मेन टॉपिक है वही, ठीक है। क्वेश्चन इसमें भी है दोस्तों कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर
सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जब धातु को अम्ल से विक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस मुक्त होता है दोस्तों, ना हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें फिर एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अम्लीय स्थिति में जल बनने लगता है, यानी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो इतना पता चलेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ना, अम्ल के धनायन यानी H+ ऋणायन HCl में Cl HNO3 और CHCOHH में CH3 COO H2SO4 में SO42 होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन जो होता है प्लस होता है, इसे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन प्लस उत्पन्न करता है, इसी कारण से गुणधर्म अम्लीय होता है, ठीक है। अब यह क्रियाकलाप है, ये भी इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और जल अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H आयन यानी H+ आयन पृथक नहीं हो सकता है। यानी जब HCl को जल से विक्रिया कराते हैं तो H3OH+ होगा और Cl जो है माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन को जल से विक्रिया कराएंगे तो H3O+ बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो NaOH का माइनस बनेगा, ठीक है। अब KOH को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, K+OH माइनस होगा, ठीक है। MgOH का जल से रहेगा तो Mg2+ रहेगा और 2OH का माइनस रहेगा। यानी क्षारक जल ऑक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जितना भी क्षारक होता है वो जल से घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसे क्षार कहेंगे और इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है और प्राकृतिक क्षारक होते हैं। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होता है, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है। अब इसमें आप सीख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक जो अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है। यानी ये जानना जरूरी है दोस्तों कि यहाँ जो है मान लीजिए रहेगा वह इससे अभिक्रिया करके जो है यहाँ बनाएगा यहाँ, और H जो है H के साथ अभिक्रिया करके H2H इसको बोल सकते हैं H2O बनाएगा, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आइए देखते हैं अम्ल और क्षारक जल से मिलने पर क्या होता है। यहाँ एक क्रियाकलाप पढ़ करके आप कर सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत डेंजर होता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा अगर करना है तो। बहुत ही खतरनाक होता है, हाँ, इससे हाथ भी जल सकता है, बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट, जल में अम्ल और क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और जल में सांद्र साइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह बहुत डेंजर होता है। अम्ल सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल एवं जल मिलने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा। सांद्र H2SO4 अम्ल के कैन यानी डिब्बा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना होता है एक्सपेरिमेंट करने से पहले, ठीक है। जल अम्ल और क्षारक मिलने पर आयन का सांद्रता H2O+ और OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं।
अम्ल एवं क्षारक तनुकृत होते हैं। ठीक है, प्रश्न का जो है नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब है दोस्तों ना अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचक का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक का अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है ना, पिछले अध्याय में हमने H+ और H आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना और तनुकरण के बारे में पढ़ रहा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं? इसको जानने के लिए हम सर्वाधिक सूचक को अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जा सकता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का सूचक पी होता है दोस्तों। ठीक है, एंगपुसांस जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति, और पीएच स्केल जो सामान्यतः 0-14 तक जो है पीएच स्केल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी पीएच स्केल में यहाँ रहता है दोस्तों कि यहाँ रहता है 7 और इधर रहता है 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना, 14 तक रहता है दोस्तों। और इधर रहता है दोस्तों ना 0 से स्टार्ट होता है। तो इधर से इधर क्या होता है ना, अम्ल जो होता है दोस्तों, और 7 से अधिक जो होता है वह क्षार होता है। तो इस पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, 0 से क्या होता है ना, 0 से 7 तक जो है अम्ल होता है, 7 से कम, और 7 से लेके 14 तक जो होता है वह क्षार होता है। इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 तो होगा, तो यह पीएच स्केल में किसी भी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। यानी 7 से जब कम होता है तो वो क्या होता है ना, अम्लीय विलयन कहलाएगा दोस्तों, अम्लीय विलयन कहलाएगा। अब यदि पीएच मान 7 से अधिक 14 तक बढ़ता है तो H की सांद्रता में वृद्धि होती है, अर्थात क्षारक की शक्ति बढ़ रहा है। और सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचकांक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे आप अगर जानते हैं कि 0 से लेकर 7 से कम तक होता है तो उसे अम्ल कहते हैं, और जब 7 से लेकर 14 तक रहता है उसे क्षार कहते हैं। अगर इतना ज्ञान रहता है तो आप हर किसी को पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा। जैसे पानी का पीएच मान 7 होता है, इसलिए यह ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। उस प्रकार हमारा रक्त जो होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। इस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों कि रक्त क्या है, क्षार है कि अम्ल है। जब इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब यह क्या होगा ना, क्षार होगा। इसलिए पीएच इसका मान जरूरी होता है, और यह मान रहता है तो पता चल जाता है कि अम्ल है कि क्षार है। अब जो है नींबू का 2.2 पीएच स्केल होता है, तो यह क्या है ना, अम्ल है। ठीक है, तो ये याद रहने से आप हर क्वेश्चन का जो है आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों ना, जठर रस क्या है ना, लगभग 1.2 होता है, तो इसका पीएच स्केल 1.2 है, इसका मतलब यह अम्ल है। नींबू का रस अभी बताएं दोस्तों कि क्या होता है ना, 2.2 होता है, इसका मतलब यह क्या है ना, अम्ल है। 2.2 हो गया मतलब यह अम्ल है। ठीक है, क्या है ना, अम्ल है, तो याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट रक्त का 7.4 होता है, तो अगर यह 7.4 होगा तो क्या होगा, अगर 7.4 होगा तो यह 7.4 है किसका, रक्त का, तो यह क्षार होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है तो ये भी क्षार होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14 होता है तो ये भी क्षार होगा। तो इस प्रकार से आप पीएच स्केल का मान जो याद रहता है तो आप आराम से इजी से बता सकते हैं कि वह अम्ल है कि क्षार है। तो इतना याद रखना ज़रूरी है, तभी आप बता सकते हैं। अम्ल एवं क्षार की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ और आयन OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन ले लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अधिकांश संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जब कम पीएच आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का मान महत्व क्या होता है।
तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। क्या पौधे या पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो यहाँ जानना है। हमारा शरीर जो होता है वह 7.0 से लेकर 7.8 प्रास के बीच होता है, कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच प्रास में ही जीवित रह सकता है, ठीक है। वर्षा का जल पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय हो जाता है, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जब जल नदी में प्रवाहित होती है तो जल के नदी पीएच का मान कम हो जाता है और ऐसे नदी में जलीय जीव की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। तो इतना याद रखना है। फिर लिखा हुआ दोस्तों, क्या आप जानते हैं, तो दूसरा ग्रहों में अम्ल पदार्थ शुक्र का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों में से बना है। आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? नहीं, संभव नहीं है, ठीक है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है, ठीक है। तो आप अगर पीएच स्केल है तो आप जो है जांच कर सकते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधों की एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, यानी हम पाचन जो है कैसे करते हैं ना। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर का मतलब होता है दोस्तों पेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को क्या कहते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, उत्पन्न करता है। यानी हमारा शरीर में, हमारा पेट में अम्ल उत्पन्न होता है। यदि उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, यह क्या होता है ना, उदर को हानि पहुंचाए बिना, मतलब हानि नहीं पहुंचाता है। हमारा पेट में जो अम्ल HCl उत्पन्न होता है यह हमें हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि क्या करता है ना, भोजन के पाचन में सहायता करता है। यानी हमें भोजन जो होता है, जो खाना खाते हैं, उसके पाचन यही करता है। और अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अगर हमारा शरीर में अगर उपच नहीं हुआ, यानी पचा नहीं, तो अत्यधिक मात्रा में अम्ल को उत्पन्न करेगा, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है, यानी पेट दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं, जैसे इनो का यूज़ करते हैं, उसमें ये रहता है दोस्तों। इस अध्ययन के आरंभ में ऐसा ही उपचार आपको अवश्य सुनाया होगा कि एंटासिड अम्ल का अत्यधिक मात्रा में उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारकों का यूज़ किया जाता है दोस्तों। अभी सबसे ज़्यादा इनो का यूज़ किया करता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सब पाया जाता है और वह तुरंत ठीक हो जाता है दोस्तों। अब होता है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा जाता है कि पीएच परिवर्तन के कारण जो है दंत क्षय हो जाता है। दंत क्षय का मतलब हो गया दोस्तों दांत का सड़ना। मुंह के पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाता है दोस्तों तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों के इनेमल यानी दंत वाला कैल्शियम हाइड्रोक्लोरो एपेटाइड यानी कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप में से बना होता है, जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है, एनेमल, ठीक है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ का निमीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। भोजन के बाद मुंह साफ करने के लिए इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने में अम्ल की क्षारकीय मात्रा का उदासीकरण किया जा सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी लाने से आप जो है दांत का क्षय होने से बच सकते हैं, ठीक है। पशु एवं पौधे में उत्पन्न होने वाले रासायनिकों की आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी के डंक मारा है? और मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जो है दर्द और जलन उत्पन्न होने लगता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा अगर लगा देते हैं तो वह ठीक हो जाएगा। जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करके आराम मिलता है। नेटल का मतलब हो गया दोस्तों कि नेटल के बिच्छू के डंक मारने वाला मैथोनिक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन उत्पन्न करता है। इसमें भी वही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों ना, बेकिंग सोडा का लेप लगा करके अगर लगा देते हैं तो बहुत सा आराम पहुँचेगा, ठीक है। अब इसको भी जानना जरूरी है दोस्तों कि प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल क्या है, एक शाकीय पौधा होता है जो जंगल में उगता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसे दर्द होता है।
इसके बालों में मैथुनिक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है और पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। यह पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉक पौधों की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप यह जान गए होंगे कि अगर बार पहाड़ पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। तो क्या आप ऐसा पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावित हो? ठीक है, अब है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा ही जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। एंड संतरा में कौन सा होता है ना, साइट्रिक अम्ल होता है। और इमली जो खाते हैं दोस्तों उसमें टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है, एवं खट्टा दूध में यानी दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। और नींबू में क्या होता है ना, सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। चींटी का जो डंक मारता है उसमें मैथुनिक अम्ल छोड़ता है और नेटल यानी बिच्छू भी जो है वह मैथुनिक अम्ल छोड़ता है। तो ये इसका भी जानकारी होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भाग में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इसका निर्माण का गुणधर्म और उपयोग के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी आप क्रियाकलाप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है दोस्तों ना साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया कर उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इस लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं और ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह उदासीन लवण है। और समुद्र जल में कई प्रकार के लवण उत्पन्न घुलने होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है। अब विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है और बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं और इसे खनिज नमक कहते हैं। ठीक है, यह खनिज नमक तंब में जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, खनिज लवण का खनन भी कोयले की तरह किया जाता है। दोस्तों आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? ठीक है, अब है साधारण नमक रसायन को कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा दोस्तों ना NaOH, ये होता है सूत्र दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, NaOH का सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट ना सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं कि जब नमक को जल से विक्रिया कराते हैं तो NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी है। यह 2.8 उत्पाद के विभिन्न उपयोग कर दर्शाता है, यानी इसमें दर्शाया गया दोस्तों। इसमें क्या है, एनोड है, इसमें क्या है ना, कैथोड है। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है दोस्तों ना, इसमें दिया हुआ है, साफ साफ दर्शाया गया दोस्तों। क्या दर्शाया गया है ना, व्यंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का अगर पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि व्यंजक चूर्ण जो है इसका सूत्र क्या होगा ना। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी
CaOH का H2 क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है और व्यंजक चूर्ण का दर्शाता है, यद्यपि वास्तविक संगठित काफ़ी जटिल होता है। यानी यह क्रिया से अब बनाया जा सकता है ना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से भी क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनता है। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि इसका उपयोग कहाँ होता है ना। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए कागज़ की फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है और कागज़ के मज्जा लॉन्ड्री में साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, यानी कपड़ा साफ़ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और व्यंजन चूर्ण का दोस्तों ना गाँव में देखा जाता है कि कुआं जो होता है उसमें व्यंजन चूर्ण जो है डाल दिया जाता है ताकि पानी जो है वह साफ़ हो। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचार के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। पीने वाले पानी जल को जीवाणु मुक्त से मुक्ति करने के लिए किया जाता है। अब है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट सस्ते पकौड़े इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। अब इसका भी सूत्र पूछा जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका क्रिया क्या है दोस्तों ना, जब नमक को जल से अभिक्रिया कराते हैं और ऑक्सीजन और अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस NaHCO3 बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के pH की मान की जांच की थी और देख सकते हैं यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है और खाना पकाते समय इसे गर्म करके निम्न अभिक्रिया होती है। Na2NaO 2NaHCO3 Na2CO3 H2 और CO2 बनता है। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऊष्मा यानी हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग घरों में अनेक प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है ना, बेकिंग सोडा बनाने में बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह एक टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो वह जलीय मिलाया जाता है तो यह निम्न अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्या अभिक्रिया होता है दोस्तों ना, NaHCO3 प्लस H से अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 HO2 अम्लीय का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी के खमीर में उठाया एवं फुलाया जा सकता है। इसे मुलायम या स्पंज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिडिक एक संगठक है जो क्षारीय होने के कारण यह पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। धोने वाला सोडा मतलब धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है। यह एक अन्य रासायन जिसमें सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है और आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने से सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। ठीक है, कि जब सोडियम कार्बोनेट को जल से विक्रिया करते हैं तो Na2CO3 10H2 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। अब इसका उपयोग कहाँ होता है ना, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है कांच, साबुन और कागज़ के उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरॉक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है घरों में सफाई के लिए किया जाता है। जल के स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न लवण एक सूत्र इसका इस इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई में जल की 5 अणु उपस्थित होता है। यानी कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों ना, CuSO4 5H2 होता है। इसमें ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है ना, 5 होगा। ठीक है, आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं।
जिप्सम एक लवण है जिसे क्रिस्टल जल होता है। इसे क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2 होता है। अब हम इस लवण के उपयोग में अध्ययन देते हैं। अब है दोस्तों ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी इसका सूत्र क्या होगा ना CaSO4 बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए दोस्तों तो CaSO4 1/2H2O होता है। ठीक है, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर जो है वह टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए यानी सही जगह स्थिर रखने के लिए करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर बन जाता है। ठीक है ना, जब CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O के साथ कराते हैं तो CaSO4 2H2O बनता है, यानी यह जिप्सम बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जिप्सम। तो ध्यान दीजिए कि जल केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के साथ पुनः जुड़ता है और जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 को 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान सतह को चिपकाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और पता करें कि कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो है अम्ल क्षारक लवण का चैप्टर ख़त्म हुआ और पुनः जो है नेक्स्ट वीडियो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रहता है उस प्रकार से लेके आएंगे। उम्मीद हो दोस्तों पसंद आएगा। तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और इस प्रकार की वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Yo!